हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कैसे हैं सभी? आशा करता हूँ ठीक होंगे, अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हेलो एवरीवन, आई होप आपकी टेंथ अच्छे से चल रही होगी। तो आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स भी आ रहे होंगे और अब नीड हो जाती है, जिस तरह से काउंसिल ने जो है अपना स्पेसिमेन पेपर रिलीज कर दिया है, तो सभी लोग सोच रहे होंगे क्योंकि इस आपके फर्स्ट टर्म में आपका हाफ सिलेबस आ रहा होगा, तो सभी को एक वो हो जाती है रिक्वायरमेंट कि हम स्पेसिमेन पेपर को देख लें ताकि हमें एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, लास्ट ईयर से यानी 2025 से अब आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अब जो है काउंसिल ने स्टार्ट कर दिए हैं कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस यानी CFQs। अगर आपने CF की क्वेश्चंस नहीं देखे हैं अभी तक, तो मेरी वीडियो है CF की क्वेश्चंस की 2025 वाली, वही क्वेश्चंस हैं इस बार के लिए भी। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, या आप आई बटन पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। अब सेकंड चीज आती है स्पेसिमेन पेपर की। तो 2025 के लिए भी बोर्ड ने स्पेसिमेन पेपर रिलीज किया था, वैसा ही 2026 वाला भी स्पेसिमेन पेपर है। क्वेश्चंस का टाइप चेंज हो गया है, सिलेबस वही है, सब कुछ वही है, लेकिन आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। मतलब ये समझ लो, जिसने पढ़ा है वो ही उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएगा। ये मत सोचना कि लास्ट के 15 दिन में पढ़ के आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लोगे, ऐसा नहीं होगा। जिसने सिलेबस का थॉरली पढ़ा है वही इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकता है, और ये बहुत अच्छी चीज है। एटलीस्ट पता तो चलेगा जो पढ़ने वाला बच्चा है और ना पढ़ने वाले बच्चे में कितना क्या फर्क है, ये पता तो चलेगा इस। ठीक है। तो आज हम इस स्पेसिमेन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। ऑल्दो जो है काउंसिल ने आपको मार्किंग स्कीम दी हुई है क्वेश्चन पेपर के साथ, लेकिन मार्किंग स्कीम देने से हमें चीजें तो नहीं आ जाती ना, तो इसमें मैं आपको साथ ही साथ एक्सप्लेन भी करता चलूंगा कि कौन सा ऑप्शन होगा और कौन सा अगर नहीं हुआ, जो नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ। ठीक है। तो हम पेपर को टैकल करना भी देखेंगे, किस तरीके से हमें पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या हमारी अप्रोच रहनी चाहिए पेपर के लिए। उसके बाद हमें कौन से क्वेश्चंस पहले करने चाहिए, कौन से बाद में करने चाहिए, किस क्वेश्चंस को कितना टाइम अलॉट करना चाहिए, हमारी अप्रोच क्या रहेगी, एलिमिनेशन मेथड किस तरह से लगाएं हम आंसर तक पहुंचने के लिए, हम क्वेश्चंस को जो है अपने जो रीडिंग टाइम है उसे कैसे वाइजली यूटिलाइज करेंगे, ये सब हम जानेंगे इस सेशन में। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को हिट कर देना ताकि 30 मिनट्स पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और कब कोई भी लेक्चर मिस ना हुआ करे। ओके। अब इस सब की PDF वगैरह और सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ कन्वे होती है, वो होती है टेलीग्राम चैनल पे। सभी इंस्टा, स्नैप, थ्रेड्स ये सब तो चलाते ही हैं, एक टेलीग्राम भी है, टेलीग्राम भी चलाना शुरू कर दो। बाकी चीजें जो चलाओ न मत चलाओ, लेकिन टेलीग्राम जरूर चलाया करो। इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे मिल जाती है, और ये जो है ना क्लाउड कंप्यूटिंग पर काम करता है। मतलब ये है कि आपके व्हाट्सएप की तरह यहाँ पे ये नहीं है कि अगर आपको कोई फाइल डाउनलोड कर ली तो वो आपका स्पेस ऑक्यूपाई करेगी फोन के अंदर। जब भी आप चाहो तो फाइल को डाउनलोड करके रख सकते हो, डिलीट कर सकते हो, फाइल जो है टेलीग्राम पर रहती है। ओके। QR कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम ग्रुप को जोड़ सकते हो, और अगर टेलीग्राम नहीं है आपके पास तो व्हाट्सएप ग्रुप का भी QR कोड है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के सेशन को। इसमें आपका सेक्शन नंबर ए है। सबसे पहले अटेम्प्ट करने होते हैं सारे क्वेश्चंस, जैसा कि आपको पता है कि सारे क्वेश्चंस इस सेक्शन में से हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। 40 मार्क्स का ये सेशन होता है, 40 मार्क्स का सेक्शन बी होता है, और उसके बाद आपका 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट होता है, जिसमें सबको फुल मार्क्स मिल ही जाते हैं लगभग लगभग। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, हम उसे ध्यान से देखते हैं। चूज द करेक्ट आंसर्स टू द क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इसमें आपको जो है 15 मार्क्स का है ये, और आपको इसके अंदर क्या करना है, आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। MCQ क्वेश्चन है। पहले इस तरीके का क्वेश्चन जो है सिर्फ 5 आते थे, अब ये क्वेश्चन को बढ़ा के 15 कर दिया है नई न्यू पैटर्न के अंदर। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, which of the following will dissociate into aqueous solution to give a positive ion other than hydronium ion and a negative ion other than hydroxyl ion? कौन सा इनमें से डिसोसिएट करेगा एक्वस सोल्यूशन में? एक्वस सोल्यूशन का मतलब है पानी के अंदर, ताकि वो पॉजिटिव आयन दे। यानी हमें एक केटायन चाहिए, एक हमारे को एनायन चाहिए, लेकिन जो केटायन है वो H+ नहीं होना चाहिए। H+ नहीं होगा, ये वाला केटायन H+ नहीं होना चाहिए, और जो एनायन है वो OH नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यानी जो पानी के आयन्स हैं वो नहीं होने चाहिए वो। उसके अलावा कौन सा केटायन और एनायन मिलेगा, मुझे ये बताना है। और बीच में एंड लगा हुआ है, और नहीं लगा, एंड लगा है। एंड का मतलब है दोनों कंडीशन ही फुलफिल होनी चाहिए। KOH है
KOH में आपको हाइड्रोक्साइल आयन OH नेगेटिव मिलेंगे, तो ये आंसर नहीं हो सकते। HCl है, एसिड है, H प्लस आयंस जो है वो लिबरेट करेगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। CH3COH है, ये आपका वीक एसिड है और ये आपको एसिटेट आयन CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव ये लिबरेट करेगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। बचा क्या? NaCl आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि ये आपको पानी के अंदर जाके लिबरेट करेगा आपका Na प्लस और Cl नेगेटिव। यही क्वेश्चन ने पूछा था कि केटाइन और एनाइन आए जो कि H प्लस और OH नेगेटिव ना हो, तो वो हो गया आपका NaCl। बहुत ही इजी क्वेश्चन। आगे मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a compound P is heated in a test tube with sodium hydroxide solution. A red litmus paper held at the mouth of the test tube turns blue. Which of the following could compound be? रेड लिटमस ब्लू हो रहा है, तो रेड लिटमस जब ब्लू होता है तो वो बेस होता है। रेड लिटमस ब्लू को करने की प्रॉपर्टी किसकी है? ये प्रॉपर्टी है बेसिस की। एसिड्स करते हैं ब्लू लिटमस को रेड, लेकिन बेसिस करते हैं रेड लिटमस को ब्लू। तो अब हमें यही बताना है कि इनमें से बेस क्या है। क्या है इनमें से बेस? जिंक सल्फेट नहीं, जिंक सल्फेट नहीं होगा। कॉपर सल्फेट नहीं, कॉपर सल्फेट भी नहीं होगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के संग ट्रीट कर रहे हैं, यानी NaOH के साथ ट्रीट कर रहे हैं, NaOH के साथ हीट कर रहे हैं, तो रेड लिटमस ब्लू हो रहा है। यानी जब NaOH के संग इसे ट्रीट कर रहे हैं तो इस तरीके की गैस या इस तरीके का प्रोडक्ट निकल रहा है जो कि बेसिक नेचर का हो, जो कि बेसिक नेचर का हो। इसका मतलब यही तो है। अगर हम उस कंपाउंड को NaOH के संग हीट कर रहे हैं, यानी ये आपका जो होगा वही कंपाउंड होगा इसमें जिसमें प्लस माइनस दोनों होंगे, और सल्फेट है तो यानी SO4 2 नेगेटिव होगा, और इसके संग आपका जिंक 2 प्लस हो, कॉपर 2 प्लस हो, आपका Fe2 प्लस हो, या अमोनियम हो, अमोनियम सिंगल पॉजिटिव हो, यही हो सकता है। NaOH के संग ट्रीट करने पर एनालिटिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 का, जिसमें वो कह रहा है कि रेड लिटमस ब्लू हो रहा है, यानी एक गैस निकल रही है जो कि बेसिक हो सकती है। जिंक सल्फेट अगर करेगा तो जिंक OH होल ट्वाइस बनेगा, तो यहाँ पर तो कुछ बेसिक निकलने वाली चीज है नहीं। कॉपर सल्फेट भी नहीं हो सकता क्योंकि SO4 है, ये NaOH के संग जो आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड दे देगा, यहाँ भी कुछ बेसिक नहीं निकल रहा। फेरस सल्फेट भी आपका जो है फेरस हाइड्रोक्साइड दे देगा, ये यहाँ पर भी कुछ बेसिक नहीं निकल रहा। अमोनियम सल्फेट में निकलता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अमोनिया गैस लिबरेट हो जाएगी, ठीक है। या अमोनिया गैस लिबरेट कर लो या अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लो, मोरलेस वो बात सही भी है, बेसिक बात है। अब बेसिक चीज निकलनी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगी हमारा अमोनियम सल्फेट से, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन असर्शन रीजन का है। एक क्वेश्चन असर्शन रीजन का इस तरह से आएगा ही आएगा, और जो है वो है एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। पोटेशियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। एक्वस सोल्यूशन एक्वस स्टेट में जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो है आपकी एक्वस स्टेट में क्या होता है, आयंस मूव कर सकते हैं, ठीक है, डिसोसिएट कर जाएगा KCl, और आपके आयंस जो होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंडक्ट कर सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, यही तो मैंने अभी बोला, क्योंकि आयंस मूव कर सकते हैं, क्योंकि आयंस फ्री हो गए अब, ठीक है, फ्री हो गए। सॉलिड स्टेट में नहीं कर सकते थे, लेकिन आपके इक्वल स्टेट में कर दिए क्योंकि आयंस फ्री हो गए। तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों ही ट्रू हैं और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। समझ में आया? चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, या फिर मैं सॉरी केमिकल बॉन्डिंग नहीं, ये आपका चैप्टर है इलेक्ट्रोलिसिस, चैप्टर नंबर 5 या 6 जो भी है, 5th है ना वो, 5th मोल कॉन्सेप्ट मतलब जो भी है, 5th 6 जो भी आपका चैप्टर है। आइडेंटिफाई द आयन दैट कंटेन्स वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक लोन पेयर हो इलेक्ट्रॉन का, एक होता है आपका लोन पेयर और एक होता है आपका बॉन्ड पेयर। लोन पेयर का मतलब होता है, या फिर मैं कहूँ बॉन्ड पेयर का मतलब होता है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज हो गया, वो होता है आपका बॉन्ड पेयर। लोन पेयर होता है जो आपका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज नहीं हुआ, खाली बैठा हुआ है, उसका कोई काम नहीं आया, वो होता है लोन पेयर। जैसे कि मैं आपको बताऊं, वाटर का एग्जांपल लूं, H2O, तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन ले रहा, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। वाटर के पास आपके दो लोन पेयर होते हैं, एक ये और एक ये,
ठीक है। ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, तो ऑक्टेट के लिए इसने एक हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का, यहां पर एक बॉन्ड बन गया, ये वाला बॉन्ड बन गया। ये बॉन्ड किससे बना है? एक हाइड्रोजन ने दिया होगा इसे बनाने के लिए, एक ऑक्सीजन ने दिया होगा इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्ड इससे बना। ये वाला किससे बनाएगा? एक ऑक्सीजन देगा, एक हाइड्रोजन देगा, इससे ये वाला बॉन्ड बन गया। अब क्या हो गया? दो बॉन्ड बन गए। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? एक बॉन्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं? दो इलेक्ट्रॉन लगते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कितने में कंप्लीट होगा? 8 इलेक्ट्रॉन में कंप्लीट होता है ऑक्टेट। और यहाँ पर कितने मिल गए उसे? 4 इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो 4 बच गए। उन 4 का कोई यूज नहीं है, तो वो 4 मतलब एक पेयर ये बच गया और एक पेयर ये बच गया, तो मतलब 2 लोन पेयर इस पे बच गए। ठीक है, दो और दो यूज हुए हैं, तो ये क्या होगा? 2 बॉन्ड पेयर हो गए। पेयर में है ना, इसलिए 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर। सिमिलरली केस ऑफ अमोनिया, in the case of ammonia nitrogen has 1 lone pair। यहां पर जो 3 इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहां हाइड्रोजन के संग बॉन्ड कर गए और इसके 3 बॉन्ड पेयर हो गए और एक लोन पेयर हो गया इसके पास। ठीक है, समझ में आई? 3 लोन पेयर हो गया, एक बॉन्ड पेयर हो गया, 3 लोन पेयर हो गया, और सॉरी 3 बॉन्ड पेयर हो गया और एक लोन पेयर हो गया। इस तरीके से हम लोन पेयर बॉन्ड पेयर को देखते हैं। ओके, इसके ऊपर केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th में एक चैप्टर आएगा जिसमें आपको इसकी शेप भी बताई जाएगी। पिरामिडल है, सीसॉ है और आपकी ट्रिगोनल पिरामिडल है, ये सब टाइप की शेप्स भी बताई जाएंगी, वो 11th क्लास में आएगी वो चीज। चलिए, अब एक लोन पेयर किसमें है ये बताना है मेरे को। तो देखो, H प्लस है, हाइड्रोजन पर एक था, उसने भी प्लस बना लिया, तो ये भी चला गया उसका, तो यहां तो लोन पेयर है ही नहीं। ठीक है, अमोनियम देखो, अमोनियम में क्या होगा? अमोनिया पर एक ये था लोन पेयर, लेकिन अगर अमोनियम बनाएगा तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जो है इस वाले H को दे देगा, तो ये वाला लोन पेयर भी उसका खत्म हो गया। अब ये क्वेश्चन पता है एप्लीकेशन है केमिकल बॉन्डिंग की। केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में पहले क्या आता था कि आपको सिर्फ और सिर्फ आप जो है स्ट्रक्चर बनाने को दे देता था कि को जो है बॉन्डिंग दिखाओ आपकी नाइट्रोजन में, या फिर बॉन्डिंग दिखाओ अमोनियम में, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग दिखाओ अमोनियम में, या फिर ऑक्सीजन में बॉन्डिंग दिखाओ। इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते थे। अब एप्लीकेशन बेस्ड आ गई, अगर आपको आता है कॉन्सेप्ट तभी आप क्वेश्चन को टैकल कर पाओ। तो अमोनियम नहीं होगा, OH नेगेटिव भी नहीं होगा, OH नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, OH नेगेटिव नहीं होगा, ये OH नेगेटिव हो गया, ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्या हुआ? क्या बचा आपका? H3O पॉजिटिव, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि H3O पॉजिटिव ये रहा, इस पर 2 लोन पेयर थे ना वाटर पे, एक अगर इसने H प्लस के लिए दे भी दिया, इस वाले H को दे के इसने H प्लस ये जो है हाइड्रोनियम पॉजिटिव भी बना लिया, तो ये वाला तो बच गया, ये वाला तो बच गया ना, तो इस पर अभी भी एक लोन पेयर है। भाई इसने एक ही तो दिया है, एक तो अभी भी है इस पे। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा H3O पॉजिटिव। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। मैं स्लो चल रहा हूं ताकि आपको एक एक चीज क्लियर होती चले, वरना अगर आपको आंसर ही देखने हैं तो आंसर आपको मार्किंग स्कीम दे ही रखी है। नेक्स्ट देखो, 4 रिएक्शंस हैं यहाँ पे, इसमें पूछ रहा है कौन सी रिएक्शन से वाटर निकलेगा। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एसिड बेसिस सॉल्ट के कॉन्सेप्ट पे। वो पूछे कौन सी रिएक्शन वाटर निकालेगी। कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं ना, तो ये रिएक्शन जो होती है कैल्शियम कार्बोनेट हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 देती है, तो यहां तो वाटर नहीं निकलेगा। अब लगाओ एलिमिनेशन अप्रोच, 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा तो ये कट, ये कट, 3 and 4 या 2 and 3, ये मतलब 3 तो होगा ही होगा, 3 तो होगा ही होगा। ठीक है जी, 3 तो होगा ही होगा। ओके, अब मुझे 2 और 4 में डिसाइड करना है। जिंक और जो है HCl की रिएक्शन करेंगे, अगर हम जिंक की HCl से रिएक्शन करेंगे तो हमारे को ZnCl2 मिलेगा ना, और H2 मिलेगी।
देखो ना, जिंक के संग यहाँ पर जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो ये रिएक्शन वाटर कैसे बनाएगी? तो टू तो आंसर वैसे भी नहीं हो सकता था। इस क्वेश्चन को कहेंगे, इस ऑप्शन को कहेंगे सेकंड वाले को मोस्ट स्टूपिड ऑप्शन। एमएसओ मोस्ट स्टूपिड ऑप्शन है ये तो। भाई जब यहाँ वाटर ही नहीं है तो यहाँ पर ऑक्सीजन ही नहीं है तो वाटर कैसे बनेगा? नेक्स्ट देखो, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ये जो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड के संग ये पानी बना देगा, ये बात, क्योंकि इसके अंदर कार्बोनेट है, CO3 है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पानी बन जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 एंड 4। इसका आंसर हो जाएगा 3 एंड 4। यही तो आपको एलिमिनेशन सिखानी है, यही तो आपको मेरे को कॉमन सेंस सिखाना है। ये एग्जाम में क्रैक नहीं करेगा, बच्चे इसे भी चेक करने बैठ जाएंगे सेकंड को। लेकिन देखो भाई, अगर फर्स्ट निकल गया तो 1 और 2 कैंसिल आउट हो गए, और सेकंड निकल गया तो डी भी कैंसिल आउट हो गया, आंसर बच गया सी। जिस बच्चे को चीजें आती नहीं हो वो इन बेसिक चीजों से भी आंसर तक पहुंच सकता है। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन की अप्रोच मैटर करती है, आप किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। When compound X reacts with dilute sulfuric acid, it releases a gas that turns acidified potassium dichromate solution from orange to green. Which of the following could be the compound X? ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का है, जिसमें वो बोल रहा है कि जब H2SO4 के संग रिएक्शन होती है तो जो गैस निकलती है वो गैस क्या करती है? एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट को ऑरेंज से ग्रीन कर देती है। तो मैं ये चीज बता दूं कि एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट को ऑरेंज से ग्रीन सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड करती है, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड होगा वो सल्फाइड होगा, सॉरी सल्फाइड कह रहा हूं, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। आपकी दो गैसेस हैं CO2 और SO2, दोनों लाइम वाटर को मिल्की कर देती हैं, लेकिन दोनों में फर्क करने के लिए ये वाली एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट को ऑरेंज से ग्रीन कर देती है, ये नहीं करती। यही दोनों का डिस्टिंग्विश टेस्ट होता है प्रैक्टिकल के अंदर। तो SO2 गैस निकालने की बता रहा है वो, तो यही आपकी पोटेशियम सल्फाइड से निकलेगी, ठीक है, पोटेशियम सल्फाइड। ओके, नेक्स्ट देखो, 2 मोल कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे? तो मुझे पता है कि मोलर वॉल्यूम क्या होती है। मोलर वॉल्यूम होती है जो 1 मोल ऑक्यूपाई करे, मोलर वॉल्यूम होती है जो 1 मोल ऑक्यूपाई करता है STP पे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन STP पर ही मिलेगा। मोलर वॉल्यूम होती है जो STP पे ऑक्यूपाइड होती है, और ये कितनी होती है? 22.4 लीटर। यानी अगर 1 मोल की 22.4 है तो 2 मोल की 44.8 हो जाएगी। ये तो बेसिक चीज थी, 44.8 लीटर आंसर हो जाएगा, 44.8 लीटर सी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विद एन एसिड एज वेल एज एन एल्कली। मेरे को पूछ रहा है कि जो एसिड और एल्कली दोनों से रिएक्ट कर जाए वो कौन सा होगा, यानी मेरे को बताना है एम्फोटेरिक कौन सा होगा। एसिड की प्रॉपर्टी को कहते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक होते हैं जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर जाए। और इसमें अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा हो ना तो एल्यूमिनियम देखना, एल्यूमिनियम मिल रहा है कि नहीं। जहां भी एल्यूमिनियम दिख जाए तो समझ लेना वही आंसर होगा। इसकी एक चीज याद रख लेना, इसमें एल्यूमिनियम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है इसका। तो हमेशा सर्च करने की कोशिश करना कि आपको एल्यूमिनियम मिल जाए, या कभी भी एग्जाम्पल कोट करने को आए तो आप एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल कोट करना, क्योंकि एल्यूमिनियम आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा इस प्रॉपर्टी के साथ। तो यहाँ देखो, यहाँ आराम से आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल गया, यही आपका एम्फोटेरिक हो जाएगा। ओके, ठीक है। 4 हाइड्रोकार्बन दे रखे हैं, मेरे को पूछ रहे कितने आइसोमर्स ऑफ ब्यूटीन हैं। तो ब्यूटीन क्या होता है? ब्यूटीन यानी ब्यूट, यानी 4 कार्बन है, 4 कार्बन हो गए। और इन है यानी सिंगल आपका जो है फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएगा। क्यों? क्योंकि ब्यूटीन मतलब ब्यूट 1 इन, 1 इन का अगर 1 हो कहीं भी तो उसे लिखो ना लिखो ऑप्शनल है। यानी ब्यूट 1 इन हो या ब्यूट 1 इन हो तो ब्यूटेन लिख दो या ब्यूट 1 इन लिख दो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो ये आपका ब्यूटेन ब्यूटीन हो गया। 4 कार्बन है तो देखो 4 कार्बन 1 2 3 4 यहाँ है, 1 2 3 4 यहाँ कार्बन है, 1 2 3 4 यहाँ कार्बन है, 1 2 3 4 सब में 4 4 कार्बन तो हैं, ठीक है जी। अब ब्यूटीन का आइसोमर होने के लिए
दूसरी कंडीशन क्या है कि आइसोमर्स का जो होता है स्ट्रक्चर अलग होता है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा। ब्यूटीन है तो फॉर्मूला थोड़ी बदल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये मैंने जो है अपने हाइड्रोजन पूरे कर लिए। सिंपल मैंने लिख दिया है, बस एक स्ट्रक्चर बनाया है। इसके हाइड्रोजन गिनो, 3 और 1 4 5 6 7 8। मेरे को 8 हाइड्रोजन करने। बेसिक से देखना था तो CnH2n से देख लेते कि आपके कार्बन 4 हैं तो हाइड्रोजन 8 होंगे। 8 हाइड्रोजन देखो, 3 और 3 6 7 8 9 10, 10 हाइड्रोजन है, आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखो, 3 और 3 6 7 8, 8 हाइड्रोजन है, आंसर हो सकता है, मैंने ये नहीं कहा हो नहीं सकता, हो सकता है। 3 4 5 6 7 8 आंसर हो सकता है। 3 3 6 7 8 आंसर हो सकता है, ठीक है। अभी आंसर हो सकता है, मैंने ये नहीं कहा आंसर है, हो सकता है। पहला वाला तो आंसर नहीं होगा, तो आंसर 1 तो आंसर 3 हो सकता है, आंसर 4 तो नहीं हो सकता क्योंकि एक तो क्रॉस हो गया, सारे तो सही नहीं होंगे। आंसर या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। मैं आपको देखो डायरेक्टली आंसर बता सकता था, लेकिन मेरे को आपको सही अप्रोच बतानी है। अभी हमारा वो वाला टाइम नहीं चल रहा है जहां आपको आंसर बताया जाए सीधे सीधे। अभी हमारे को सीखना है और सीखने में गलतियां भी करनी है, और मैं जानबूझ के गलतियां भी करूंगा बीच में, और फिर बताऊंगा देखो मैंने ये वाली गलती कर दी, ताकि आपको भी ये चीज रियलाइज हो कि ये वाली गलती नहीं करनी, ठीक है। डायरेक्टली आंसर बताना ही होता तो आपके पास मार्किंग स्कीम है, आप डायरेक्टली देख लो। फिर जो है टीचर का क्या काम, ओके। तो देखो, एक आइसोमर आपका ये वाला हो गया, ये जो मैंने बनाया है, ये तो ये वाला है, तो यानी ये तो डबल चेक हो गया कि ये तो होगा ही होगा। अब बच्चे ये और ये बताओ इनमें से कौन सा होगा कौन सा नहीं। तो अगर आपने एक चीज देखी हो तो ये चीज देखो, यहाँ पे CH2 है तो ये रहा, ये वाला CH2 ये रहा, और दूसरे कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। वैसे ही दूसरे कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप यहाँ जुड़ा है और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ जुड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है सेकेंड और फोर्थ दोनों एक ही स्ट्रक्चर हैं, बस लेख अलग दिए हैं। अगर मैं एरो को इस तरीके से बनाऊं या फिर मैं एरो को इस तरीके से बनाऊं, या फिर मैं एरो को इस तरीके से बनाऊं, इस तरीके से ले जाके इस तरीके से बनाऊं, या एरो को मैं इस तरीके से बनाऊं, है तो वही वाला एरो, ये है तो वही एरो ना, ठीक है। तो ये बस लिखने के अलग अलग तरीके हैं, सेकेंड और फोर्थ दोनों सेम है। ये चीज अगर आपने देख ली तो आपका क्वेश्चन हो गया। अब बस सेकेंड और फोर्थ दोनों सेम है तो मतलब उसे हम डबल काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ एक सिंगल काउंट करेंगे। यानी 1 नहीं हो सकता, अब आपका मर्जी है, आप सेकेंड को काउंट करो फोर्थ को छोड़ दो, या फोर्थ को काउंट कर लो सेकेंड को छोड़ दो, आपकी मर्जी है। इट इज कंप्लीटली योर चॉइस, ओके। तो मैंने इसे काउंट कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, आंसर हो गया 2, ठीक है। ये वाला फिर हम काउंट नहीं करेंगे, क्यों नहीं काउंट करेंगे, ये है सेम, सेम एज 2, सेम एज सेकेंड लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप PDF से पढ़ो तो आपको पता चले कि ये आंसर क्यों नहीं। नेक्स्ट देखो, कौन सा एलिमेंट होता है जिसकी एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होती है। तो एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप जो होती है वो इंक्रीज करती है, और अक्रॉस द पीरियड जो होती है वो डिक्रीज करती है। तो मेरे पास जो है सोडियम है, या मैग्नीशियम हो गया, यहाँ पे फिर पी ब्लॉक में जाके एल्यूमिनियम हो जाएगा, यहाँ सिलिकॉन आ जाएगा,
यहाँ फॉस्फोरस आ गया। हम्म, ये आ गया आपका सल्फर। तो अब बताओ, ये आपकी कौन सी पीरियड हो गई? थर्ड पीरियड हो गई। ये आपकी कौन सी पीरियड हो गई? ये सेकंड पीरियड हो गई। डाउन द ग्रुप आपकी रेडियस इंक्रीज होती है, यानी थर्ड पीरियड वाले की सबसे ज्यादा होगी, तो यानी सोडियम और मैग्नीशियम की सबसे ज्यादा होंगी। लेकिन सोडियम की ज्यादा होगी मैग्नीशियम से, क्योंकि सोडियम जो होता है लेफ्ट की तरफ है और यहाँ से यहाँ डिक्रीज करती है, तो इसलिए सोडियम की सबसे ज्यादा हो गई। ठीक है, डाउन दी ग्रुप इंक्रीज करती है तो सेकंड पीरियड से ज्यादा थर्ड पीरियड वालों की होगी, और उसमें भी थर्ड पीरियड में सोडियम और मैग्नीशियम है तो सोडियम की ज्यादा होगी, क्योंकि वो जो है लेफ्ट की तरफ है। ठीक है, अब रीजन जानना चाहते हो तो रीजन तो है ही आपके पास, एटॉमिक रेडियस, न्यूक्लियर चार्ज, और ये सब जो है अपने रीजन बता सकते हो, जो भी आपका रीजन आए रीजनिंग के अंदर वो कर ले। पूछ रहा है कि कहाँ पे सबसे ज्यादा इंक्रीज होगा? एसिडिटी में। एसिडिटी इंक्रीज करेगी जितना ज्यादा हम वन की तरफ अप्रोच करेंगे। ठीक है, जितना ज्यादा हम वन की तरफ अप्रोच करेंगे उतनी ज्यादा एसिडिटी इंक्रीज करेगी। और एसिडिटी में चेंज के लिए पीएच के होनी चाहिए। पीएच जो होती है वो बेसिक से एसिड की तरफ मूव करनी चाहिए, तभी सबसे ज्यादा इंक्रीज होगा एसिडिटी में। 1 से 3 की तरफ जा रही है, तो यानी 1 से 3 की तरफ जा रही है, मतलब जो है एसिडिटी डिक्रीज हो रही है, बेसिसिटी की तरफ मूव कर रही है, ये आंसर नहीं हो सकता। 2 to 6 जा रही है, बेसिसिटी की तरफ मूव कर रही है, आंसर नहीं हो सकता। 3 से 1 जा रही है, 6 से 2 जा रही है। 3 से 1 जा रही है यानी एसिडिटी की तरफ जा रही है, लेकिन चेंज कितने का हुआ? 2 का चेंज हुआ। 6 से 2 की तरफ जा रही है, एसिडिटी की तरफ जा रही है, लेकिन चेंज कितना हुआ? 4 का चेंज हुआ। तो सबसे ज्यादा इंक्रीज कहाँ हुआ? डी में। ठीक है, इक्वेशन जो होती है वो आपको रिएक्शन दिखा रही है एलिमेंट एक्स की और सल्फ्यूरिक एसिड की। एक्स क्या होगा? कोई भी आपका मेटल का होगा, मेटल होगा। आपको पता है मेटल जो होता है एसिड के साथ रिएक्शन करके मेटल के सल्फेट्स बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, यहाँ गैसियस दिया भी हुआ है। और एक्स सॉलिड है, यानी ये मेटल हुआ कोई सॉलिड। मेटल होगा तो इसके अंदर क्या होंगे? मेटल होगा तो क्या होगा इसके अंदर? मेटल सॉलिड दे रखा है। क्या होगा? जल्दी बताओ। देखो, लेकिन मेटल के अंदर तो आपके नहीं होगा कोई भी आयन, तो आपका क्या होगा? विच पार्टिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड कंपाउंड XSO4? वो पूछ रहा है, मेटल सॉलिड में नहीं पूछ रहा, उसने पूछा है कंपाउंड XSO4 में, यानी ये मेटल का सॉलिड होगा, लेकिन मेटल का सॉलिड SO4 का संख्या देगा, तो X जो होगा उसके पास M पॉजिटिव होंगे, मुझे प्लस X, मुझे नहीं पता कितने होंगे, M+X लिख दिएगा मैंने। और SO4 के पास 2 नेगेटिव होगा, यानी इसके बाद पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। प्लस एक्स मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे नहीं पता कि एम की वैलेंसी कितनी है। ठीक है, अगर एक्स एस 4 है तो एम की वैलेंसी फिर 2 रही होगी, एक्स की वैल्यू हम 2 ले सकते हैं। वैसे क्वेश्चन के हिसाब से अभी कोई लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसने इतना पूछा है कि कौन से पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो हमारे क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं? आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एटाइन भी है एनाइन भी है, तो क्या होगा? बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ठीक है, मिथनॉल और इथेनॉल की सेम होमोलॉगस सीरीज है, इसका मतलब क्या है? ये अल्कोहल में आते हैं CnH2n+1 X, इस तरीके से रिप्रेजेंट करे जाते हैं। ये पहला मेंबर क्या हो जाएगा? CH3OH। X नहीं, इसे X को जो है मैं OH लिख देता हूँ यहाँ। नेक्स्ट मेंबर क्या होगा फिर? इस हिसाब से सी की एन की वैल्यू 2 डालेंगे तो C2H5OH। सेम होमोलॉगस सीरीज में है, कितने से डिफर कर रहे हैं? माइनस करके देखो, 2 - 1 1,
5 माइनस 3 CH2, OH माइनस OH 0। कितने से डिफर कर रहे हैं ये लोग? CH2 से डिफर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? दे मॉलिक्यूल कंटेन एटम्स ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। होमोलॉगस सीरीज का क्या मतलब है? क्या उनके पास कार्बन और हाइड्रोजन है, ये मतलब है? नहीं, होमोलॉगस सीरीज से ये मतलब थोड़ी होता है। होमोलॉगस सीरीज का मतलब होता है एक ही परिवार के लोग हैं, ठीक है? या आपको जो भी परिवार हो, सपोज करो आपका परिवार बंसल है, तो सारे लोग बंसल होंगे ना, ए बंसल, बी बंसल, सी बंसल, डी बंसल, सब लोग बंसल होंगे उसके अंदर। तो होमोलॉगस सीरीज का मतलब है परिवार सेम है आपका, ठीक है? सबके सरनेम सेम होंगे। तो यानी अगर मिथनॉल और इथेनॉल है तो मतलब सब अल्कोहल फैमिली के हैं ये, तो मतलब ये है। दे मॉलिक्यूल सेम नंबर कार्बन एटम, नहीं सर, सेम कार्बन थोड़ी है दोनों में, ये बात भी गलत है। सेम मॉलिक्यूलर मास होगा, नहीं भाई, सेम मॉलिक्यूलर मास क्यों होगा? दोनों का मॉलिक्यूलर मास अलग है, दोनों के एटम्स अलग हैं। फंक्शनल ग्रुप सेम है, हाँ फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, सब लोग एक ही खानदान के होंगे, जैसे बंसल फैमिली, जैन फैमिली, सिंह फैमिली, जो भी फैमिली हो सबकी फैमिली सेम होगी। तो यानी इनकी अल्कोहल फैमिली है, तो अल्कोहल सेम सब में होगा, OH होगा सबके, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। रेशियो कितना होगा? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 22 ग्राम CO2 एंड 10 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। पूछ रहा है कि रेशियो कितना होगा? 22 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो 22 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या है? 0.5 मोल है। 0.5 मोल है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा मोलिकुलर मास? 44। ये 22 है, 44 का मतलब क्या होता है? 44 ग्राम का मतलब होता है 1 मोल। ये 22 है, इसका मतलब है 0.5 मोल। और 10 ग्राम्स हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना हो गया? कितना हो गया भैया हाइड्रोजन का? हाइड्रोजन गैस का 2 हो गया ना। तो 2 ग्राम क्या होता है? 2 ग्राम होता है 1 मोल। तो 10 ग्राम कितने हो गए? 5 मोल। 10 ग्राम कितने हो गए? 5 मोल। यानी हमारी 0.5 मोल्स, 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका रेशियो बताना है मेरे को 5 मोल से, 5 मोल H2 से। एक मोल में 22.4 लीटर होता है, तो 0.5 मोल में कितने लीटर होगा? 0.5 मल्टीप्लाई बाय 22.4, कितने लीटर? 5, एक मोल में 22.4 लीटर होता है, तो 5 मोल में कितना होगा? 5 इंटू 22.4 लीटर। 22.4 से 22.4 कट गया, 0.5:5 कितना हो जाएगा? ये पॉइंट हट के ये 50 बन जाएगा, तो 5:50 यानी 1:10। कितना आंसर हो जाएगा? 1:10 आ रहा है आंसर। देखना कौन सा ऑप्शन है 1:10। आंसर है थर्ड, 1:10। एक बार दोबारा समझ लो, 22 ग्राम्स का हमें पता है, 44 ग्राम जो होता है वो 1 मोल होता है, तो 22 ग्राम्स कितना हो जाएगा? 0.5 मोल। हमें पता है 2 ग्राम्स जो होता है हाइड्रोजन गैस का वो 1 मोल होता है, तो 10 ग्राम्स कितना हो जाएगा? 5 मोल। ठीक है, वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम एटएसटी वॉल्यूम क्या होती है? वो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम, तो 0.5 इंटू 22.4 और 5 इंटू 22.4, दोनों का रेशियो ले लिया, 0.5:5 आया, पॉइंट हटाया, ये 50 बन गया। अरे ये ऐसे हो गया ना, 0.5/5, 10वीं में हो इतना तो कर लेते हो गए, ये पॉइंट हटा के 50 बन गया, एंड 5 से 10 बार जाएगा, 1/10, 1:10 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कर रहे हैं, उसमें पूछा है कि कौन सी बात सही है। तो इलेक्ट्रॉन रिफाइनिंग और कॉपर में ये बात याद रखना कि हमारे एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, हमेशा एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है? तो यानी एनोड पर जो होगा वो कॉपर जो होगा वो 2+ लिबरेट होगा, और यहाँ पर कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर वो डिपॉजिट, जो प्योर कॉपर निकल के आएगी वो डिपॉजिट होती जाएगी, यानी एनोड विद टाइम श्रिंक होता जाएगा और कैथोड जो होता है वो विद टाइम थिक होता जाएगा। एनोड पर हमारी इम्प्योर कॉपर होती है जिसमें से हमारे कॉपर 2+ निकलते जाते हैं, और जो हमारे कैथोड है उस पर चिपकते जाते हैं, यहाँ से निकलेंगे यहाँ चिपक जाएंगे, ठीक है? तो इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग परफॉर्म होती है। कुछ स्पेक्टेटर्स आयन होते हैं, उन वगैरह के बारे में भी और पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस में, लेकिन अब हम चैप्टर के डीप में नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात करते हैं। अरे ये
ठीक है, चलो जी। एनोड इज मेड ऑफ प्योर कॉपर, नहीं भाई अभी तो बताया एनोड पर इम्प्योर रखते हैं। कैथोड इम्प्योर होती है, नहीं भाई कैथोड पर तो प्योर होता है, कैथोड पर तो प्योर वाले चिपकता रहता है। ये वाली प्योर होगी, ये प्योर होगी, ये इम्प्योर होगा। कॉपर एनोड पर डिपॉजिट होती है, नहीं भाई कॉपर एनोड पर नहीं होती, कॉपर तो एनोड से जाती है, ये तो जाती है यहाँ से, यहाँ पे आती है कॉपर, डिपॉजिट यहाँ होती है। कॉपर कैथोड पे जो होगा वो कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर्स बना देगा और ये डिपॉजिट हो जाएगी कैथोड पे, और यहाँ पे Cu जो होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर 2 पॉजिटिव बनाएगा। कॉपर आयंस एनोड से मूव करेंगे कैथोड पर और डिपॉजिट होंगे प्योर कॉपर की तरह, हाँ यही तो बोला। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग स्टील ऑब्जेक्ट्स विद सिल्वर इन्वॉल्व 3 स्टेप प्रोसेस। कॉपर का एनोड ले लिया, स्टील ऑब्जेक्ट ले लिया जैसे, और एक्वस कॉपर सल्फेट का हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। अब देखो स्टील जो ऑब्जेक्ट जो भी कैथोड पर वो आइटम आएगा जिसे इलेक्ट्रोप्लेट करना है, ठीक है, जिसे करना है टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, और आपके एनोड पर आएगा जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, यानी आपका जो रॉ मटेरियल होगा, जो रॉ मटेरियल होगा उसकी हमारे को वो एनोड पर आता है, जिस पर इलेक्ट्रोलाइटिंग करनी है वो एनोड पर वो कैथोड पर आएगा, और आपका इलेक्ट्रोलाइट वही होगा जिस आइटम की आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है अपने ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। यदि कॉपर की करवानी है तो कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट आ गया, और स्टील पर करवानी है तो स्टील आपका जो है कैथोड पर आ गया। अच्छा, तो उसमें वो आपको बोल रहा है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग स्टील ऑब्जेक्ट्स विद इन्वॉल्व वाला 3 स्टेप प्रोसेस, अ कोटिंग ऑफ कॉपर इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, अ कोटिंग ऑफ निकल इज अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट, अ कोटिंग ऑफ सिल्वर इज अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट। डायग्राम ऑफ द apparatus used for step 1 is shown। ये आपको स्टेप 1 का दे रखा है, सपोज करो आपको अगर कॉपर की करानी है तो कॉपर के लिए आपको डायग्राम दे रखा है, द केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। हाँ तो देखो यहाँ पर आपको कॉपर की करवानी है तो यहाँ पर तो कॉपर जो होगी वो आपका क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो एनोड पर आपको कॉपर 2+ मिलेगा, और कैथोड पर कॉपर डिपॉजिट होगा, तो कैथोड की रिएक्शन क्या हो जाएगी अभी बताई थी, कॉपर 2+ जो होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कैथोड पे कॉपर बना देगा। तो व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन सीन ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो बोल रहा है कि आपको क्या ऑब्जर्वेशन दिखेगी। अब ऑब्जर्वेशन में ये नहीं बोलोगे आपके कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, आपको क्या पता कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, तो आप सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंजेस के बारे में बात करोगे, ठीक है। हमेशा जब भी ऑब्जर्वेशन होती है तो हम फिजिकल चेंजेस या केमिकल चेंजेस जो भी होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप बात करोगे कि ब्लॉक ऑफ कॉपर जो होते हैं वो इस तरीके से रिड्यूस हो रही है, या फिर आपको इस तरीके का कलरेशन मिल रहा है, तो ऑब्जर्वेशन यहाँ पर क्या आपको ऑब्जर्वेशन दिखेगी, तो जैसे जैसे कॉपर आ रही होगी तो आपको क्या दिखेगा, रेडिश ब्राउन डिपॉजिट होगा, और ये जो होगा वो थिक होना शुरू हो जाएगा, तो आपको क्या दिखेगा, रेडिश ब्राउन कॉपर दिख जाएगी डिपॉजिट होना, और जो होगा वो थिक होना शुरू हो जाएगा। भाई अगर इस पर कॉपर चिपकती जाएगी तो ये थिक होता रहेगा ना, थिक होना शुरू हो जाएगा। सेकंड बोल रहा है व्हाई द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द स्टेप 1। इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन जो होती है वो कांस्टेंट क्यों रहती है, इसको दूसरी तरह से भी पूछ सकता है, वो पूछ लेगा कि ये बताओ कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट तो आपका ब्लू कलर का होता है, तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो है वो फेड क्यों नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जैसे जैसे कॉपर जा रही है वैसे वैसे यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट में से उसे कॉपर मिल रही है, जैसे जैसे यहाँ से कॉपर खर्च होती जा रही है और इस तरफ जाती जा रही है, यहाँ से कॉपर चिपक रही है यहाँ पे जाके, वैसे वैसे इलेक्ट्रोलाइट उसे कॉपर और प्रोवाइड कर रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट में कांस्टेंट रह रही है, एनोड से कॉपर मिल रही है ना उसे, तो इसलिए कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन नहीं डिक्रीज होती। एनोड रिलीजेस कॉपर आयंस, क्यों, क्योंकि एनोड रिलीज कर रहा है, एनोड जो होगा वो CO2 पॉजिटिव रिलीज कर रहा है, एनोड CO2 पॉजिटिव जो होगा वो रिलीज कर रहा है, ठीक है, इसलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव टू चेंजेस व्हिच वुड बी नीडेड इन ऑर्डर टू कोट निकल ऑनटू एन ऑब्जेक्ट इन स्टेप 2। अगर हमें निकल की कोटिंग करनी हो तो हमारे को क्या करना चाहिए? तो मैंने आपको वही बताई कि आपको एनोड जो होगा वो निकल का होना चाहिए, आपका कैथोड पर वही आइटम होगा जिसको आपको इलेक्ट्रोप्लेट करना है, वो ऑब्जेक्ट होगा, और आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो भी निकल का होना चाहिए। ठीक है, निकल का होना चाहिए। तो एनोड आपका निकल का होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट आपका निकल का होना चाहिए, जैसे कि आपका निकल का सल्फेट हो सकता है या फिर कोई भी आपका एक्वा सोल्यूशन हो सकता है किसी भी और सॉल्ट का, लेकिन आपको इलेक्ट्रोलाइट भी निकल का लेना पड़ेगा, एनोड भी आपको निकल का लेना पड़ेगा, और कैथोड पर आपका वो ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ये आपकी जो है बेसिक कंडीशन होती है। रिएक्शन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग स्टेप 3 में हम लोग सिल्वर की कोटिंग कर रहे हैं। तो सिल्वर अर्जेंटो साइनाइड का हम लोग जो है वो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं इसके अंदर, सिल्वर की कोटिंग कर रहे हैं, तो एनोड आपकी सिल्वर की हो जाएगी। ठीक है, एनोड पर आपका सिल्वर हो जाएगी, कैथोड पर आपका जो ऑब्जेक्ट है वही हो जाएगा। अब यहाँ पर उन्होंने एक कॉइन सा दे रखा है स्टील का, यहाँ वो ग्लास भी दे सकता है, चम्मच भी दे सकता है, चाबी भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो और कोई कहानी बना के भी दे सकता है कि मिस्टर शर्मा को इलेक्ट्रोप्लेटिंग करानी है ऐसे ऐसे, और वो क्या करें, है ना। तो ये हो जाएगा, तो आपका एनोड हो जाएगा सिल्वर का, कैथोड हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, तो और आपका इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा अर्जेंटो साइनाइड वगैरह। तो उसमें पूछ रहा है रिएक्शन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर कौन सी होगी, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी। तो एनोड में से इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा सिल्वर, यानी सिल्वर जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा एनोड पे, एनोड पर रिएक्शन पूछी है, एनोड पर सिल्वर इलेक्ट्रॉन लूज करके एजी पॉजिटिव बनाएगा, ये होगी एनोड पर रिएक्शन। ठीक है, कुछ कुछ जगह आपको ये रिएक्शन ऐसे भी लिख के दे देते हैं, एजी गिव्स एजी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। कुछ कुछ जगह पर आपको ऐसे भी रिएक्शन देखने को मिल सकती है, अगर हम माइनस इलेक्ट्रॉन को राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो आपका प्लस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बात एक ही है, दोनों का मतलब यही है, इलेक्ट्रॉन लूज करके एजी प्लस बनाना है। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, आइडेंटिफाई करना है, ये वन वर्ड्स हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। बॉन्ड जो कि शेयरिंग से मिलता है, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक ही एटम प्रोवाइड करता है, वो होता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड जिसे कहते हैं, आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है, अगर शेयरिंग होता है, ये लाइन नहीं लिखी होती, दोनों एक ही देते हैं, तो आपका वो केमिकल बॉन्डिंग में आपका कोवेलेंट बॉन्ड हो जाता है, लेकिन क्योंकि दोनों एक ही ने दिए हैं तो वो आपका जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा। सॉल्ट जो कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से मिलता है वो क्या होता है, नॉर्मल सॉल्ट। अगर कंप्लीट नहीं होगी तो वो एसिड सॉल्ट हो सकता है, बेसिक सॉल्ट हो सकता है, लेकिन कंप्लीट हो गई है तो यानी नॉर्मल सॉल्ट होगा। एसिड सॉल्ट होगा तो उसके अंदर हाइड्रोजन के ट्रेसेस होंगे, बेसिक सॉल्ट होगा तो उसमें बेसिक के ट्रेसेस होंगे। रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन ऑफ एन एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन, अगर रिप्लेसमेंट हो रही है तो रिप्लेसमेंट में कौन सी रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिप्लेसमेंट कौन सी रिएक्शन में होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में होता है। और ये बात याद रखना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होती हैं वो सिर्फ एल्केन्स देते हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस आपकी सिर्फ और सिर्फ एडिशन रिएक्शंस देती हैं, क्योंकि एल्कीन्स और एल्काइंस के पास शॉर्टेज है तो वो ऐड करवाना चाहेंगे, एल्केन्स के पास एक्सेस है तो वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो आपका कोई भी एल्केन होगा, CH4 है, तो वो आपका X2 के संग आपका जो है हेलोजन आएगा और एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल कर फेंक देगा, तो H3 दे जाएंगे और एक X चिपक जाएगा। अब बचा क्या, H बच गया और एक X बच गया, तो HX ऐसे आ जाएंगे, तो CH3X इस तरह से हो जाता है। और ये रिएक्शन रुकती नहीं है, आगे भी होती रहती है। तो पहले फिर CH2X2 बन जाएगा, फिर CHX3 बन जाएगा और लास्ट में जाके CX4 बन जाता है। यही होती है प्रिपरेशन ऑफ क्या, CCl4। CCl4 जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होती है उसकी प्रिपरेशन का यही मेथड है। पहले ये फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद रिएक्शन आगे हो चलती रहती है, रिएक्शन रुकती नहीं है, ये आगे होगी। इस रिएक्शन में दोबारा X2 आएगा, दोबारा X2 आने से एक H और निकल जाएगा, एक X बढ़ जाएगा, तो यानी CH2X2 बन जाएंगे, फिर CHX3 बन जाएंगे, फिर CX4 बन जाएगा। एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए लगती है, कौन सी एनर्जी होती है, रिमूव करने के लिए कौन सी लगती है, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, और जो रिलीज होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। होमोलॉगस मिक्सचर दो या दो से ज्यादा मेटल्स के, मेटल और नॉन मेटल के डेफिनेट पोजीशन में उसे क्या कहते हैं, होमोजीनियस है ना, तो वो अलॉय हो जाता है। और अगर इसमें मरकरी आ जाए अलॉय के अंदर तो वो क्या हो जाता है, अमलगम हो जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट देखो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अगर रिएक्ट करे जिंक ग्रैन्यूल्स के संग तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी? अरे भाई मेटल है, मेटल के संग आपकी सल्फ्यूरिक एसिड है तो क्या इवॉल्व होगा? हाइड्रोजन इवॉल्व होती है। कॉपर सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड में कौन सा कलर देगा? कॉपर सल्फेट का कौन सा कलर होता है? ब्लू कलर होता है ना। मीथेन में एक हाइड्रोजन आइटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है कार्बन के साथ? वो बोल रहा है कि मीथेन में एक हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है सेंट्रल कार्बन के संग? एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, क्योंकि बॉन्ड कैसा है? बॉन्ड है ये कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देगा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन देगा। इस तरीके से इसे इसका ड्यूप्लेट पूरा हो जाता है और इन सबको लेके उसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। सबसे एक एक उठा लेगा वो, कार्बन सबसे एक एक उठा लेता है, तो कार्बन का अपना ऑक्टेट पूरा हो जाता है, इनका अपना ड्यूप्लेट पूरा हो जाता है। इस तरीके से ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्स की ज्यादा है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है तो यानी इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा को ये समझ लो कि एक एग्जांपल ले लो, एक्स को ये समझ लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है तो एक्स को समझ लो कि क्लोरीन है। क्लोरीन समझ लो इसे कि क्लोरीन है एक्स का। क्लोरीन है तो क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी? भाई क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है। तब ये बताओ कि क्लोरीन की एफिनिटी ज्यादा है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी? भाई जिस जो ऑक्सीडेशन करेगा, जो ऑक्सीडेशन के लिए अंडरगो करेगा, जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ऑक्सीडेशन। तो जो ऑक्सीडेशन करेगा उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होती है, जो रिडक्शन करता है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होती है, और जो ऑक्सीडेशन करता है उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होती है। उल्टा होता है दोनों के केस में, ठीक है। तो आपका क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करना चाहेगा? क्लोरीन ऑक्सीडेशन करेगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? ये बताओ, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लूज करता है? नहीं, क्लोरीन तो गेन करके Cl नेगेटिव बनाता है ना। क्लोरीन 287 होते हैं, तो क्लोरीन के पास 287 होते हैं तो क्लोरीन तो गेन करना पसंद करता है ना। तो गेन करता है तो मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? रिडक्शन। तो क्लोरीन रिडक्शन करता है तो रिडक्शन करने का मतलब है इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी, मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर। इस तरीके से एग्जांपल लेके आप वो कर सकते हो, आंसर को सॉल्व कर सकते हो अगर आपको चीजें याद नहीं रहती तो। अगर आपको याद रहती है तो बहुत अच्छी बात है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी तो मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें इंसर्ट कर जाएंगे, यानी एनर्जी। वो कहेगा नहीं मेरे में मत डालो मत डालो, वो कहेंगे क्या कहते कैसे नहीं डाले, ठीक है। Naturally occurring compound of a metal from which the metal can be extracted is called its, जो नेचुरली अकरिंग होता है वो होता है मेटल का ओर, ठीक है। मेटलर्जी का सिंपल डेफिनेशन थी, कोई दिक्कत नहीं थी। मैचिंग कर लो। एल्यूमिनियम कौन सा प्रोसेस होता है एल्यूमिनियम का? हॉल्स हेरॉल्ड्स प्रोसेस। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कैल्सिनेशन कार्बोनेट की होती है। कैल्शियम क्लोराइड इलेक्ट्रोवलेंट कंपाउंड है। कार्बन टेट्राक्लोराइड कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, सॉरी कोवलेंट कंपाउंड है। 4 वैलेंसी अलग अलग सेटिस्फाइड होती हैं, 4 शेयरिंग होती हैं इसके अंदर। EC ABD। A का 3, B का 4, C का 2, D का 5 और आपका E का 1, ठीक है। नेक्स्ट आयु पैक देना है, 3 है तो कितना हो जाएगा? प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा, और यहाँ पर आपका फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप को हम एज अ सफिक्स रखते हैं। कौन सी पोजीशन पर है? 1 पोजीशन पर है तो प्रोपेन 1 ऑल आ जाएगा। और जब फंक्शनल ग्रुप आपका वावल से स्टार्ट हो तो आपका ई हट जाता है, ठीक है। तो ये जो रहेगा तो ई हट जाएगा, ठीक है। ये आपका ई हट जाएगा तो ये हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल, या फिर हम सिंपली इसे प्रोपेनॉल लिख सकते हैं।
यहाँ देखो नंबरिंग वहां से स्टार्ट करते हैं जिसमें हम फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर दें, 3 4 5। क्या हो जाएगा, पेंट। क्या यहाँ पे एन है, इन है, इन आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, कौन सी नंबर पर है, 1 पर है, तो पेंट 1 इन, पेंट 1 इन, या फिर इसे सिंपल हम पेंचीन लिख सकते हैं। ठीक है, डायग्राम बनाना है ब्यूट टू आयन का, मैं आपको अब सिंपल दिखा देता हूँ, अगर आपको स्ट्रक्चरल आपको खोल के बनाना है तो आप खोल के भी बना सकते हो। ब्यूट टू आयन का दिखाना है तो यानी ब्यूट बनाओ पहले तो, और सेकंड पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड बनाओ, और यहाँ पे आपके 3 H बना दिए। कार्बन की 4 होती है, एक ये और 3 ये, एक 3 ये और एक ये, इन दोनों कार्बन की सेटिस्फाइड है, बचे हुए कार्बन की बैलेंस सेटिस्फाई कर दो। कार्बन के 5 बॉन्ड बना देना, बस इतनी गलती मत कर देना। ठीक है, ये आ गया आपका ब्यूटाइन। नेक्स्ट है 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन, तो मीथेन है, एक ही कार्बन आएगा, ट्राइक्लोरो है यानी 3 क्लोरो लगा दो इस पे, और एक बच गया तो एक H हो जाएगा। नेक्स्ट है पेंटेनॉल, पेंटेन टू ऑल, पेंटेन टू ऑल का क्या हो जाएगा, ये 1 का है, ये 2 का है, और ये वाला जो बना रहा हूं वो 3 का हो जाएगा। पेंटेन टू ऑल का क्या हो जाएगा, पहले तो 5 बनाओ, सेकंड नंबर पर ऑल लगेगा नहीं, सेकंड पर OH लगा दो, बस कुछ नहीं है, और बाकी वैलेंसीज को आप कार्बन से सेटिस्फाई कर दो ना, वो सॉरी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देना, ये सारी वैलेंसीज हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो जाएंगी। सब पे हाइड्रोजन लगा देना। ठीक है, ये आपका बन गया। नेक्स्ट देखो, सेक्शन बी हो गया, सेक्शन, चलो चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्या कह रहा है, क्लोरीन गैस एक्सेस में एमोनिया रिएक्शन, बहुत ही सिग्निफिकेंट रिएक्शन है, ऑब्जर्वेशन देनी है आपको, रिएक्शन तभी देना जब आपको रिएक्शन जो है कंफर्म हो, अगर रिएक्शन कंफर्म नहीं है तो देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने सिर्फ ऑब्जर्वेशन मांगी है, रिएक्शन नहीं मांगी। ठीक है, अगर आप बोर्ड में रिएक्शन देते हो और वो हो गई गलत तो आपके नंबर और कट जाएंगे, लेकिन रिएक्शन नहीं दी, ऑब्जर्वेशन सही दी तो नंबर मिल जाएगा। मतलब अगर आपको रिएक्शन तभी देना जब आपको आती हो, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन नहीं पूछी है, ऑब्जर्वेशन पूछी है। अगर आपने रिएक्शन दे दी तो वो एडिशनल आपका एक क्रेडिबिलिटी बन गई कि आपको रिएक्शन भी आती है एग्जामिनर के सामने। लेकिन आपको रिएक्शन नहीं आती है तो गलत मत कर देना बस, क्योंकि एग्जामिनर फिर नंबर काट लेगा, क्योंकि एग्जामिनर ने मांगी थी नहीं, आपने एक तो उसे चीज एक्स्ट्रा दे दी चेक करने के लिए रिएक्शन लिख के, और वो उसमें भी आपने गलत लिख दी तो वो चेत जाएगा। ठीक है, एक्सेस ऑफ क्लोरीन को अमोनिया के संग रिएक्शन करते हैं तो आपका येलो एक्सप्लोसिव लिक्विड बनता है। क्या बनता है, येलो एक्सप्लोसिव लिक्विड, येलो एक्सप्लोसिव लिक्विड बन जाता है। इतना लिख के छोड़ देना। जिंक नाइट्रेट को हीट करा टेस्ट ट्यूब में तो क्या होगा, NO2 बन जाती है, रेसिड्यू बन जाएगा, एक रेसिड्यू कैसा बनेगा, ZNO का बनेगा, तो आप क्या बोलोगे, इट लीड्स टू अ फॉर्मेशन ऑफ अ रेडिश ब्राउन गैस along with a residue which is yellow when hot and white when cold। तो ZNO के बारे में आपको लिखना नहीं है ZNO बनेगा और आपका NO2 निकलेगी, ये नहीं लिखना है, नंबर इसके नहीं है, लिख दो तो बहुत अच्छी बात है, रिएक्शन लिख दो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नंबर किसके है, ऑब्जर्वेशन के। ऑब्जर्वेशन को क्या गवर्न करता है, ऑब्जर्वेशन को गवर्न करते हैं हमारे 5 सेंसेस, यानी 5 सेंसेस कौन से होते हैं, आइस, क्या आपको दिख रहा है चेंज, जैसे आपको दिख रही है कि रेडिश ब्राउन गैस निकल रही है तो आपको दिख रहा है। सेकंड नंबर चीज क्या होती है, आपकी ईयर्स,
क्या आपको कुछ सुनाई दे रहा है रिएक्शन के अंदर, एफरवेसेंस हो रही हो। थर्ड क्या होता है आपका ऑल्फैक्टरी, यानी आपकी नोज, क्या आपको स्मेल आ रही है, पंजेंट ऑर्डर है या फिर आपको स्वीट स्मेल आ रही है। नेक्स्ट क्या होता है आपका टेस्ट, ग्लूकोज जो होता है आपका वो मीठा होता है, स्वीट होता है, इसी तरह से। और पांचवा क्या होता है स्किन, आपने उसे स्किन से देखा, क्या वो चार हो गया है या वो टच करने पर किस तरीके का दे रहा है, क्या वो स्लिपरी टच है या उसका क्या कहते हैं किस तरीके का उसका मतलब फील दे रहा है वो। तो ये आपको 5 सेंसेस हमेशा याद रखना, आपके कभी भी ऑब्जर्वेशन के क्वेश्चन गलत नहीं हो, ठीक है। जिंक नाइट्रेट को हीट किया गया एक टेस्ट ट्यूब में, तो आपको ZnO और NO3 वाला NO2 मिलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगी, तो आप लिख दोगे रेडिश ब्राउन गैस निकली, अलॉन्ग विद एक ऐसा कंपाउंड निकला जो कि येलो होता है हॉट होने पे और व्हाइट होता है कोल्ड होने पे, ठीक है। एक मिनट रुक। अगर आपको रिएक्शन लिखनी है तो आप रिएक्शन लिख सकते हो, ये वाली आपकी एसिड बेसिस के चैप्टर में रिएक्शन दे रखी है, आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस के आसपास दे रखी है, जिसमें आप ने देखी होगी, अगर आपने पढ़ी होगी तो ये इस तरीके से रिएक्शन। तो आप ये भी बोल सकते हो रिकिंडल्स अ ग्लोइंग स्प्लिंटर, है ना, वो जो गैस निकलती है एक एक रिकिंडल कर देती है और एक रेडिश ब्राउन होती है, इस तरीके से भी आप ऑब्जर्वेशन दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, है ना। आगे बढ़े, आई होप इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चाहो तो इसकी भी लिख लो, ये अमोनिया वाले चैप्टर में है ये वाली रिएक्शन, तो जहाँ पे लिखा रहता है ना अमोनिया इन एक्सेस एंड क्लोरीन इन एक्सेस, ये वो है वाली रिएक्शन, ठीक है। रीजंस देने हैं, जब अमोनिया को पास किया जाता है ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से इन कंबशन ट्यूब, रेडिश ब्राउन सब्सटेंस बच जाता है, ऐसा क्यों, बताओ। तो बोल रहा है जब अमोनिया गैस को पास किया जाता है ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से, तो एक रेडिश ब्राउन सब्सटेंस बच जाता है, क्यों। क्योंकि कॉपर ऑक्साइड जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है कॉपर में, कॉपर का ही ब्लैक रेसिड्यू होता है, या ब्लैक कॉपर ऑक्साइड का जो ब्राउन रेसिड्यू, सॉरी ब्राउन रेसिड्यू जो होता है वो कॉपर का होता है। तो अभी बताई थी ना, ब्राउन कॉपर होती है और ब्लैक होती है कॉपर ऑक्साइड। तो रीजन ही देना है क्योंकि कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया, ये है रीजन। आप रिएक्शन दे दोगे तो बहुत अच्छी बात है। अमोनिया गैस को ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से पास किया गया, अगर आप रिएक्शन दे दोगे कि आपकी अमोनिया गैस कॉपर ऑक्साइड से पास हुई है, तो बहुत ही अच्छा है। ये आपकी तब आती है जब अमोनिया गैस का रिड्यूसिंग एजेंट का नेचर प्रूव करना होता है। आपने रिएक्शन देखी हो तो आपका एक जैसे NH3 है, ये कॉपर ऑक्साइड के संग रिएक्शन करा, तो इसमें आपको मिल जाएगा कॉपर प्लस H2 और एक आपको N2 गैस निकल जाती है यहाँ से। अब इसे बैलेंस वैलेंस कर लेना, ठीक है ना, बैलेंस कर लेना। ये आपका चैप्टर आएगा ना अमोनिया वाला, तो उसमें इस तरीके से एक इस तरीके से ट्यूब बना रखा है, तो वहां दे रखी है ये रिएक्शन, इस तरह से ट्यूब बना के जो होता है अमोनिया का नेचर प्रूव होता है, वहां आप देख सकते हो, वहाँ ये रिएक्शन प्रेजेंट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि रिडक्शन हो जाता है,
नेक्स्ट है क्विकलाइम यूज नहीं होता HCl को ड्राई करने। क्यों नहीं होता क्विकलाइम HCl को ड्राई करने में? जब HCl गैस बनती है तो उसे ड्राई करने के लिए क्विकलाइम यूज नहीं होता। क्या यूज होता है हमारा? फास्फोरस पेंटॉक्साइड यूज होता है। ठीक है, अब क्विकलाइम यूज होता तो क्या होता है ये भी तो पता होना चाहिए। क्विकलाइम नहीं होता, हमारा P2O5 यूज होता है वहां पे, क्विकलाइम यूज नहीं होता। क्विकलाइम क्यों यूज नहीं होता? नहीं भाई, ये भी नहीं यूज होता, यही तो मैं चेक कर रहा था, ये भी यूज नहीं होता है। क्या यूज होता है? आधे लोगों ने तो लिख लिया होगा अपनी कॉपी पर, नहीं नहीं नहीं, P2O5 यूज होता है। मैंने कहा था बीच में मैं गलतियां करूंगा। P2O5 यूज नहीं होता यहाँ, ना P2O5 यूज होता ना क्विकलाइम यूज होता। क्विकलाइम क्या होता है? CaO, ये भी यूज नहीं होता। ये दोनों ही HCl को यूज नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि HCl के संग रिएक्ट कर जाते हैं। ये बना देता है POCl3 और CaO क्या बना देता है? कैल्शियम क्लोराइड बना देता है। दोनों ही यूज नहीं होते, तो कैसे यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? कौन के H2SO4 यूज होती है ड्राई करने के लिए, और वो भी किस तरीके से? मेथड भी इंपॉर्टेंट है। मेथड का नाम है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड, या फिर मैं कहूं तो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, ठीक है। मेथड का नाम क्या है? अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, यानी एयर को ऊपर डिस्प्लेस करके नीचे बैठ जाती है। क्यों? अगर अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर का मतलब क्या होता है? एयर को ऊपर डिस्प्लेस कर दिया यानी खुद नीचे बैठ गई। अब अगर खुद हाइड्रोजन गैस नीचे बैठ गई तो इसका मतलब क्या? हाइड्रोजन गैस कैसी होती है? हैवी होती है देन एयर, हैवी होती है एयर से, ठीक है। तो ये बात याद रखने, इसमें मैंने दो तीन चीजें बता दी तुम्हें। क्विकलाइम का मतलब क्या होता है? CaO। और क्या यूज नहीं होता? POCl3 भी यूज नहीं होता। तो अगर दोनों यूज नहीं होता, क्या यूज होता है? कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। क्यों नहीं होता ये यूज? क्योंकि रिएक्ट कर जाते हैं, रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं? तो ये POCl3 बना लेता है, ये CaCl2 बना लेता है। तो हम H2SO4 यूज होता है किस तरह से? कलेक्ट करी जाती है फिर गैस, तो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से कलेक्ट करी जाती है। अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट से क्यों? क्योंकि ये हैवी है एयर से, तो नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। इतनी सारी बातें हो गई। अब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्स की ज्यादा है वाई से, तो अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा तो क्या ज्यादा? ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा। क्या होगी? ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी। तो अगर आपको रीजन देना है ना, तो आपको सिर्फ ये रीजन देना होगा कि क्विकलाइम इज नॉट यूज्ड टू ड्राई HCl गैस बिकॉज इट रिएक्ट्स विद HCl टू गिव कैल्शियम क्लोराइड। बस इतना दे दो। और यहाँ पर अमोनिया इज पास्ड ओवर ब्लैक कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर इज लेफ्ट बिहाइंड, इट इज बिकॉज द ब्लैक कलर्ड कॉपर ऑक्साइड गेट रिड्यूस इनटू रेडिश ब्राउन जो है सॉलिड ऑफ कॉपर। इतना देना होगा। रिएक्शन के नंबर नहीं है, नंबर है स्टेटमेंट के। लेकिन वही वाली बात, अगर रिएक्शन दो तो सही देना, बिल्कुल बैलेंस वैलेंस सब लिखी लिखी, वरना मत देना, क्योंकि नंबर रिएक्शन के नहीं है, नंबर स्टेटमेंट के है। मालूम पड़ा रिएक्शन गलत दे दी तो स्टेटमेंट सही लिखी हो तो भी नंबर नहीं मिलेंगे, ये बात याद रखना। अगर रिएक्शन है गलत और स्टेटमेंट है सही तो नंबर नहीं मिलेगा। भले ही नंबर जो है स्टेटमेंट के रिएक्शन के नंबर नहीं है, लेकिन आपने उसमें कुछ गलत लिख दिया तो नंबर कट हो जाएंगे, मिलेंगे नहीं एक्स्ट्रा, ये बात याद रखना। अगर दोनों चीजें सही हैं तो तब भी एक नंबर मिलेगा, अगर सिर्फ स्टेटमेंट लिखी है तो भी एक नंबर मिलेगा। लेकिन अगर स्टेटमेंट सही है लेकिन आपने रिएक्शन गलत लिख दी तो 0 मिलेगा। आपने स्टेटमेंट नहीं लिखी और रिएक्शन सही लिख दी तो भी 0 मिलेगा, ठीक है। तो ये वाली बात याद रखना, कोई भी चीज गलत मत लिख देना, जो बोला है वो करना, अपने दिमाग मत लगाना एक्स्ट्रा। अभी अभी बताई थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर एक्स से ज्यादा क्लोरीन का एग्जांपल लेके, तो अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है तो वो कहेगा कि मेरे अंदर ऐड मत करो, यानी एनर्जी रिलीज होती है, यानी वो प्रेफर करेगा रिडक्शन करना, तो रिडक्शन करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी, ठीक है, ज्यादा होगी, ग्रेटर होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होगी, ठीक है। और लेफ्ट होगा राइट होगा पीरियोडिक टेबल में, तो एक्स एलिमेंट क्या होगा? मैंने क्लोरीन का एग्जांपल दिया ना, क्लोरीन कहाँ होता है? लेफ्ट होता है पीरियोडिक टेबल में, राइट होता है? राइट होगा। क्लोरीन के एग्जांपल याद रखो, सब कुछ हो जाएगा। और वाई में ले लो आप सोडियम का एग्जांपल, बेस्ट, ठीक है। अब
आ रहा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने को, जहां पे बैलेंस लिखने को आए वहां बैलेंस लिखनी है, बाकी जगह पे तुम्हारी इच्छा है तुम्हें लिखनी है तो लिखो, लेकिन गलत मत लिखते ना, मैं बता रहा हूँ नंबर कट जाएंगे। अमोनियम क्लोराइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के संग रिएक्शन करता है तो क्या मिलेगा आपको, मैं डायरेक्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट बता देता हूँ, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो अमोनियम क्लोराइड इसके संग रिएक्शन करेगा तो वही कैल्शियम क्लोराइड मिल जाएगा, प्लस अमोनिया गैस निकलेगी, प्लस पानी, बैलेंस अपने आप कर लेना, ठीक है। नाइट्रिक एसिड को जिंक कार्बोनेट के संग रिएक्शन करी तो क्या होगा, जिंक नाइट्रेट बनता है, प्लस CO2 बनेगी, प्लस H2, ठीक है। अपने आप बैलेंस लेना। सल्फ्यूरिक एसिड को कॉपर सल्फेट के संग करेंगे तो क्या होगा, तो हाइड्रेटेड का मतलब है .5H2O, हाइड्रेटेड है तो क्या होगा, एनहाइड्रस हो जाता है ना, उसका कॉपर सल्फेट जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है ना, पानी सूख लेता है, तो कॉपर सल्फेट अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, ठीक है ना, H2SO4 ऐसा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, ड्यूरल एलिमेंट में मेन क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है, ब्रास में मेन क्या होता है, कॉपर होता है, एक होता है ब्रॉन्ज, एक होता है ब्रास, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, लैब प्रिपरेशन HCl की, HCl की लैब प्रिपरेशन लिखनी है तो क्या होगा, NaCl और किससे, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और टेम्परेचर भी याद रखना लेस देन 200 वाला। ब्रोमीन को इथीन के ऊपर पास किया जाता है तो क्या बनेगा, अरे भाई इथीन है, एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, C2H4Br2 बन जाएगा। एल्कीन में क्या होती है, एडिशन रिएक्शन होती है ना, यहाँ एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। अभिषेक को सॉल्ट X दिया गया, सॉल्ट X जो है व्हाइट कलर का था, यानी वो एल्यूमिनियम का हो सकता है, जिंक का हो सकता है, लेड का सॉल्ट हो सकता है, ठीक है। यहाँ मत यानी व्हाइट कलर का है तो मेरे को इतना पता है कि आयरन नहीं होगा, ये आयरन नहीं होगा, ये कॉपर का सॉल्ट नहीं होगा, ठीक है, इतना मुझे पता है, आयरन का सॉल्ट नहीं होगा, कॉपर का सॉल्ट नहीं होगा, ठीक है जी। व्हाइट सॉल्ट है, हीट करने से येलो रेसिड्यू दे रहा है, तो अगर हीट करने से येलो रेसिड्यू दे रहा है तो ये सॉल्ट जो है वो लेड का हो सकता है, लेड के सॉल्ट जो होते हैं जो है येलो रेसिड्यू देते हैं। आगे बढ़ते हैं, कलरलेस गैस भी दे रहा है और एक रेडिश ब्राउन गैस भी दे रहा है, अगर रेडिश ब्राउन गैस दे रहा है यानी नाइट्रेट का सॉल्ट है, यानी जो भी मेटल हो मेटल का नाइट्रेट है ये, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड संग चौकी व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, तो मुझे पता है कि चौकी व्हाइट तो सिर्फ एक ही देता है, लेड, तो लेड नाइट्रेट हो गया ये, मतलब ये लेड नाइट्रेट हो गया ये, ठीक है, अब मेरा कंफर्म हो गया लेड नाइट्रेट है ये, तो एक्स क्या है, लेड नाइट्रेट है। गैस कौन सी निकली, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगी, केटायन कौन सा होगा, लेड का होगा, सॉल्ट कौन सा होगा, गिवन टू अभिषेक एनालिसिस, सॉल्ट कौन सा है आपका, लेड नाइट्रेट का है, कौन सा हो जाएगा, लेड नाइट्रेट। राउंड बॉटम फ्लास्क में इथेनॉल, एसिटिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया गया, कौन सी रिएक्शन है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, अभी बताया ना मॉइस्चर निकालने का काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ऑब्जर्वेशन क्या होगी, एक स्वीट स्मेलिंग एस्टर बनेगा, और क्या होगी ऑब्जर्वेशन, फ्रूटी स्मेल, एक फ्रूटी स्मेलिंग एस्टर बन जाएगा, फ्रूटी स्मेल आ जाएगी हमारे को। रिएक्शन लिखने को नहीं बोला है, रिएक्शन लिख रहे हो तो अपनी रेस्ट पर लिखना, अगर आपको आती हो बिल्कुल को प्योर ढंग से बैलेंस्ड एक चीज सही, वरना नंबर कटिए। 5 देखो, नंबर 5 वाला देखो, रिएक्टेंट बताना है, नाइट्रिक एसिड को क्यू के संग करके कैल्शियम नाइट्रेट दे रहा है, ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, रिएक्टेंट क्या होगा, कैल्शियम नाइट्रेट दे रहा है यानी कैल्शियम का ही होगा कोई, और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है यानी कार्बोनेट रहा होगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट रहा होगा, कार्बोनेट होगा तभी तो CO2 देगा, तो सिर्फ रिएक्टेंट देना है ना, तो रिएक्टेंट हो जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट।
अच्छा, बैलेंस इक्वेशन के लिए भी बोला तो यहाँ लिखनी पड़ेगी इक्वेशन, यहाँ इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। क्वेश्चन में 2 नंबर का है तो आपको 2 नंबर के लिए 1 नंबर होगा क्यू बताने के लिए और 1 नंबर होगा रिएक्शन के लिए। तो आपकी रिएक्शन हो जाएगी CaCO3 और नाइट्रिक एसिड के संग रिएक्शन है HNO3 और बैलेंस बोला था, बैलेंस भी करोगे इसे, कैल्शियम नाइट्रेट ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, आप बाइकार्बोनेट से भी रिएक्शन कर सकते हो, उससे भी हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड का मास पूछा है जिसमें सेम मॉलिक्यूल्स होंगे 3.2 ग्राम ऑक्सीजन में। 3.2 ग्राम ऑक्सीजन में जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उतनी मॉलिक्यूल्स कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में होंगे? तो ये बताओ 3.2 का मतलब कितना होता है? 32 ग्राम होता है 1 मोल। 3.2 है 0.1 मोल, यानी 0.1 इंटू Na, इतने मॉलिक्यूल्स चाहिए मुझे। तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड का मास होगा? ये मैं x ले लेता हूँ अपॉन मॉलिक्यूलर मास 44 इंटू Na। मॉलिक्यूल सेम कर दिए, Na से Na कट गया, x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 44 इंटू 0.1 यानी 4.4 ग्राम आंसर आ जाएगा। अब कुछ मान लो होंगे जो Na की वैल्यू डाल देंगे 6.023 या 0.022 × 10⁻23 ये सब डाल देंगे। तो भाई कैलकुलेशन से बचो, जब आपका काम ऐसे ही चल रहा है तो क्यों क्या कहते हैं मजदूरी करनी है ना। स्मार्ट वर्क का जमाना है, तुम्हें वही हार्ड वर्क करने की वही आदत है तुम्हें, हार्ड वर्क तो गधा भी करता है। स्टेट द प्रॉपर्टी एग्जिबिटेड बाय सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फर की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होगी तो क्या होगा? सल्फर ऑक्सीडाइज हो जाता है, यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी है, सल्फर ऑक्सीडाइज हो जाएगा SO2 में। फेरस को H2S कन्वर्ट कर देगा तो क्या होगी? ये एसिडिक प्रॉपर्टी हो जाएगी। इथेनॉल के संग रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगी? डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा, मॉइस्चर निकालने का काम करेगा। इक्वेशन देनी है इथाइन की रिएक्शन कैल्शियम कार्बाइड से, तो कैल्शियम कार्बाइड को कुछ नहीं करो, पानी में डाल दो बस। तो आपका इथाइन बन जाएगा और संग में आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। एसिटिक एसिड से इथाइल एसिडेट कैसे बनेगा? बन जाएगा, ठीक है, कंप्लीट कर लेना। नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन कैसे होती है? NaNO3 से, कॉन्गेस्टो सपोर्ट डाल के। ये हो जाएगा आपका जो आपका डिजायर्ड है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सपेरिमेंट किया गया, पहले वाले एक्सपेरिमेंट में जिंक सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड में डाला तो क्या हो जाएगा? जिंक क्लोराइड बन जाएगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा। बेरियम सल्फेट कैसा हो जाता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, यहाँ पे बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा और आपका जो है जिंक क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और कॉपर हाइड्रोक्साइड में डाला, क्या होगा? ये डीप ब्लू सोल्यूशन बना देगा ना टेट्रामीन कॉम्प्लेक्स का, डीप ब्लू सोल्यूशन बना देगा। कॉपर हाइड्रोक्साइड ऑलरेडी है, उसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं एक्सेस में तो क्या बन जाता है? डीप ब्लू टेट्रा कॉम्प्लेक्स बन जाता है ना कॉपर अमीन का, ये बोले डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स बन जाएगा यहाँ पे। हमें बोला क्या है? ऑब्जर्व करना है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना है। तो पहले वाले की ऑब्जर्वेशन क्या होगी? व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। सेकंड वाले की ऑब्जर्वेशन क्या होगी? डीप ब्लू सोल्यूशन इज फॉर्म्ड। ये डीप ब्लू द ब्लू प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड गेट्स डिसॉल्व्ड टू फॉर्म अ डीप ब्लू कलर या डीप ब्लू इन कलर सोल्यूशन तरीके से।
डीप ब्लू लिखना बहुत जरूरी है, उसी के नंबर है। सॉल्ट, कॉपर सल्फेट के लिए रिएक्शन लिखनी है, कॉपर सल्फेट कैसे बन जाएगा बताओ। कॉपर सल्फेट बनाने के लिए कॉपर कार्बोनेट ले लो और उसके संग क्या सल्फेट बनाना है तो हमारे को सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा कॉपर कार्बोनेट यूज हो गया, H2SO4 यूज हो गया, ठीक है। सोडियम जिंकेट बनाने के लिए क्या करोगे, हमें रिएक्शन दे रखी है, जिंक और NaOH ले लो, तो Na2ZnO2 बन जाता है ना, हो जाएगा। NaOH ले, जिंक NaOH ले लो और जिंक ले लो, ठीक है, इससे हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, सोडियम सॉलिड अमोनियम डाइक्रोमेट है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 126 ग्राम डिकम्पोज कर रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट दैट अंडरगोस डिकम्पोजिशन, कितने मोल्स डिकम्पोज कर रहे हैं ये बताना है मुझे। इसका वेट कितना होता है, इसका वेट निकालोगे तो ये सबका दे रखा है, सॉल्व करना तो ये जाएगा 252 ग्राम, ठीक है। अमोनियम डाइक्रोमेट 252 ग्राम जो होता है वो 1 मोल होता है। 126 कितना है, आधा है, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 मोल हो जाएगा। यहाँ पे कर लेना 14 प्लस 1 इंटू 4 यानी कितना हो जाएगा 18, 18 इंटू 36, 36 प्लस क्रोमियम का कितना 52 इंटू 2 104 यानी 36 प्लस 104, 36 प्लस 104 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, 16 इंटू 7 112, कितना सॉल्व कर लेना 252 आ जाएगा, 252 आ जाएगा, ठीक है। क्रोमिक ऑक्साइड कितना बनेगा, क्रोमिक ऑक्साइड कितना बनेगा ये पूछा है। क्रोमिक ऑक्साइड कितना बनेगा, यानी रेशियो कितना है 1:1 का रेशियो है, ठीक है। 256 ग्राम, अगर 256 ग्राम तो सॉरी 252 ग्राम से क्रोमिक ऑक्साइड कितना बन जाता Cr2 यानी 104, 104 प्लस 48 तो 148, 152, 152 ग्राम क्रोमिक ऑक्साइड बनता है। जब 252 ग्राम अमोनियम डाइक्रोमेट था तो 152 ग्राम क्रोमियम ऑक्साइड बनता था, तो यानी एक होगा तो कितना बनेगा कितना, और जब हमारे पास 126 ग्राम है तो कितना होगा 126, ये से 2 टाइम्स चला गया और 2 टाइम्स से ये कट जाएगा, 76 आ जाएगा इसका, 76, ठीक है। नाइट्रोजन कितनी बनेगी, तो नाइट्रोजन कितनी बनेगी, अगेन वही रेशियो लगा ना, मास वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इवॉल्व्ड एट एसटीपी। जब 1 मोल यूज करते थे तो 22.4 लीटर नाइट्रोजन बनती, लेकिन हम लोग आधा मोल यूज कर रहे हैं तो उसकी आधी बनेगी ना नाइट्रोजन, 11.2 यूज बनेगी नाइट्रोजन, ओके। कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन करते हैं तो कॉपर प्लस वाटर कौन देगा, पी क्या होगा, पी क्या होगा, अरे भाई ये हो जाएगा हाइड्रोजन, तभी तो कॉपर जो है वो बन गया और आपका वाटर अलग हो गया। आयरन पायरेट्स की रिएक्शन करते हैं और आयरन ऑक्साइड बन जाए क्या होगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं। सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन करते हैं जैसे सोडियम नाइट्रेट बन जाए, यानी कुछ नाइट्रेट का रहेगा ये तो क्या बनेगा, और सिल्वर भी है तो ये क्या हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा AgNO3, तभी तो NaNO3 बन जाएगा, ये सोडियम और NaNO3 जुड़ जाएंगे और Ag और Cl जुड़ जाएंगे, तो PQR तीनों पता चल गए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, नाइट्रिक एसिड जो होता है नॉर्मली लिबरेट नहीं करता हाइड्रोजन गैस एक्टिव मेटल्स के साथ, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है नाइट्रिक एसिड, जो हाइड्रोजन गैस आएगी ना वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस जो होती है ना, ये क्या करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या करते हैं पानी जोड़ ऑक्सीजन जोड़ने का काम करते हैं ना, तो H2 से H2 बना देता है ये, इसलिए एक्टिव मेटल्स के संग नॉर्मली जो होती है नाइट्रोजन गैस लिबरेट नहीं हो, हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती है, ठीक है। सिल्वर प्लेटेड कटलरी को प्लेटेड कटलरी को हम प्योर सिल्वर को कंसिडर नहीं करते, क्योंकि
सिर्फ उसे कोट किया जाता है सिल्वर से, अंदर से सिल्वर की नहीं होती वो, सिल्वर प्लेटेड का है ना, तो यानी सिल्वर प्लेट करी गई है इलेक्ट्रोलिसिस के मेथड से, जिसमें हमारी इम्प्योर जो होगी, जो हमारी कैथोड पर रखी गई होगी प्लेट, और एनोड से सिल्वर का ब्लॉक आया होगा, उसके ऊपर चढ़ा दी होगी, परत चढ़ा दी होगी। एक बार परत निकल जाएगी तो आपको दोबारा से वो आयरन की हो, कॉपर की हो, वैसी मिल जाएगी। तो सिर्फ कोटिंग होती है ऊपर की, ठीक है, कोट किया जाता है बस इसलिए। एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए एल्यूमिनियम के संग कौन सा और कंपाउंड डाला जाता है? जो एल्यूमिनियम जिसमें होता है तो वो होता है क्रायोलाइट। इक्वेशन क्या होगी कैथोड पे? तो कैथोड पे तो क्या होगा, Al3+ होगा, वो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। कैथोड पे तो हमेशा डिडक्शन होगा ना, कोई भी आ जाए जिंदगी में, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वार्म वाटर एल्यूमिनियम नाइट्राइड की संख्या बना देगा, अमोनिया गैस की प्रोडक्शन है ये, अमोनिया लिबरेट हो जाएगी। कार्बन की रिएक्शन क्या हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, और हमारी नाइट्रोजन से NO2 बन जाएगी। रिएक्शन अपने आप लिख लेना। इथेनॉल की रिएक्शन करनी है मेरे को क्लोरोइथेन से, यानी C2H5Cl है और NaOH है, तो ये क्या हो जाएगी, C2H5OH हो जाएगी, और Na और Cl जुड़ जाएंगे। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। रोहित के पास 3 सोल्यूशन है, तीनों की पीएच दे रखी है। कौन सल्फर डाइऑक्साइड लिबरेट करेगा? सल्फर डाइऑक्साइड लिबरेट करने वाला एसिडिक रहेगा, कौन करेगा, X करेगा। अमोनिया कौन लिबरेट करेगा, बेसिक लिबरेट करेगा, Z। कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो Y का कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो न्यूट्रल है, ठीक है। X कोई एसिड रहा होगा, Z कोई बेस रहा होगा, और Y जो का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके, अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे। जिंक और एल्यूमिनियम को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उनके हीट करके अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में, कैसा कर सकते हैं क्या? नहीं, नहीं हम जो है उन्हें हम हीट करके नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों मेटल हैं, एक्टिव मेटल, तो मेटल जो भी होंगे वो हीट करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे, पॉप्स आउट उनके संग बर्न करेगी, तो हम उन्हें अलग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ज़्यादा। कैल्शियम नाइट्रेट और लेड नाइट्रेट को अमोनियम हाइड्रोक्साइड से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। लेड नाइट्रेट का कैसे बनेगा, व्हाइट पीपीटी बनता है, लेकिन कैल्शियम नाइट्रेट में क्या होगा, इस तरीके का कोई पीपीटी नहीं बनता, विजिबल चेंज नहीं दिखता यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर पीपीटी नहीं बनता, जबकि यहाँ पर व्हाइट पीपीटी दे देता है। अमोनियम आयन का डायग्राम अभी स्टार्टिंग में कराया था, वही होगा, क्या कहते हैं, एक हाइड्रोजन के संग यहाँ पे बॉन्ड, एक हाइड्रोजन के संग यहाँ, एक हाइड्रोजन के संग यहाँ बॉन्ड, और जो लोन पेयर पड़ा होगा वो लोन पेयर जो होगा वो वाला H ले जाएगा एक्स्ट्रा वाला। और आपको ये एरो दिखाना बहुत जरूरी है, अगर एरो नहीं दिखाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से हो गया, और ये ऊपर यहाँ पे आपका पॉजिटिव आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका लास्ट, थर्ड वाला, सेकंड लास्ट मतलब, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जिंक से। जिंक से जिंक सल्फेट कैसे बनेगा, H2SO4 यूज करेंगे, कैसे बनेगा। जिंक से ZnS कैसे बनेगा, सल्फर यूज करेंगे, वैसे बनेगा। जिंक सल्फेट से जिंक हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा, NaOH डाल देंगे, वैसे बनेगा। लास्ट क्वेश्चन, 3 एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 13 दे रखा है, यानी अगर आपको यहाँ पे जो है ना अपने कन्वीनियंस के लिए रफ में लिख लेना कि 13 तो एल्यूमिनियम होता है, 7 क्या होता है, नाइट्रोजन होती है, और 10 क्या होता है, नियोन होता है। ये यहाँ पर आपको एग्जामिनर को नहीं दिखाने हैं, ये अपने कन्वीनियंस के लिए लिख लेना, क्योंकि एग्जामिनर तो LMN को ही मानेगा, एग्जामिनर नहीं मानेगा इन चीजों को। कौन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके डेंसाइड फ्यूम्स देगा, तो अगर फ्यूमिंग करनी है तो कौन करेगा, नाइट्रोजन करेगी फ्यूम, कौन करेगा, N फ्यूम, कौन फ्यूम करेगा, M फ्यूम करेगा। M क्या है, L, M और N, M करेगा फ्यूम,
जीरो किस में होगी? जो नोबल गैस होगी उसमें होगी। नोबल गैस कौन है? एन है नोबल गैस। आयनिक कौन देगा? एल्यूमिनियम देगा। एल्यूमिनियम क्या है? एल्यूमिनियम एल है। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके आंसर। इससे हम लोगों ने अपना वाइंड अप कर लिया। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, और विद दिस हम एंड करते हैं अपना इस चैप्टर को। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आए होंगे, एक एक चीज क्लियर हुई होगी। टाइम लगा के कराइए, कराने को तो हम आधे घंटे में भी फिनिश कर देते हैं, लेकिन मैंने कहा टाइम लगाना चाहिए, है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि 30 मिनट्स पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, कोई भी लेक्चर मिस ना हुआ करे। ठीक है, इस तरीके से बेल आइकन को हिट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को तक फैला दो। और इस सेशन की वीडियो को, बाकी सारे सेशंस की वीडियो के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो या व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन। थैंक यू वेरी मच।